यूपीएससी के नतीजों में बिहार के लड़के छा गए हैं। सुदूर गांव देहात के लड़कों के रैंक इनकी प्रतिभा के बारे में बता रहा है। लंबे समय के बाद इस बार टॉप 10 की सूची में किसी बिहारी नौजवान ने जगह बनाई है। ये है सिवान के दरौली प्रखंड के पूनक गांव के रहने वाले आनंद वर्धन। आनंद को इस बार के यूपीएससी नतीजों में 7वीं रैंक हासिल हुई है। 3 प्रयासों में सफलता का मुंह नहीं देख पाने के बावजूद आनंद ने उत्साह और उमंग से तैयारी जारी रखी। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेथ एंड जिल आर द विंग्स ऑफ सक्सेस, अर्थात विश्वास और उमंग सफलता के 2 पंख हैं। इसी कहावत को आनंद ने साबित करते हुए अपने चौथे प्रयास में न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि टॉप 10 में जगह बना ली। आनंद वर्धन के पिता विष्णु दयाल मल वर्तमान में पंजाब के भटिंडा में एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हैं। आनंद ने गुजरात के भुज के केंद्रीय विद्यालय से 10वीं और एयरफोर्स स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। आनंद दिल्ली विश्वविद्यालय से बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। पहले और दूसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा तक ही पहुंच पाए। अपने तीसरे प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन अंतिम सूची में नहीं आ सके। आनंद अपने चौथे प्रयास में शानदार उपलब्धि हासिल की। आनंद ने अपने इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता व परिजन को दिया है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद वर्धन है और मैंने इस बार यूपीएससी में 7th रैंक हासिल की है और ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सहपाठियों को जाता है जिनके साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। और मैंने 4th अटेम्प्ट में यह सफलता हासिल की है और इसका सारा श्रेय, जैसा मैंने कहा, मैं अपने माता पिता और दोस्तों को देना चाहता हूँ। बिहार में इस वक्त एजुकेशन की स्थिति बहुत पुअर है, इसलिए मुझे खुशी है कि टॉप 10 में और टॉप 20 में 2 लोग हैं। उत्सव कौशल हैं रैंक 14 जो दरभंगा बिहार से हैं और मैं हूँ रैंक 7। आई होप कि इस सफलता से सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और लास्टली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए और कभी हार मत मानिए और सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। हमारे बीच यूपीएससी टॉपर, बिहार यूपीएससी टॉपर आनंद वर्धन के पिताजी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया यूपीएससी टॉप करने के बाद। इन क्या कहना है इनका? जी, मुझे इस वक्त अपार हर्ष और खुशी हो रही है कि करीब 10 साल के बाद हमारे बिहार के इस नौजवान होनहार छात्र ने अपनी जगह बनाई है टॉप 10 में। ये हमारे लिए और हमारे पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कैसा सपोर्ट रहा है आपका? बचपन से ही आनंद काफ़ी मेधावी रहा है और चूँकि मेरी बैकग्राउंड वायुसेना डिफेंस से रही है तो जो कुछ भी मेरी क्रियाकलाप थी वो सीखता था बचपन से ही। सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन और जो उसकी डिसिप्लिन वो बचपन से मुझसे ही सीखा है और वो उसका फल आज हम सबके सामने है। काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और क्यों ना हूँ। ऐसे समय में हर पिता का ये ख्वाब होता है। बचपन में मैं भी सोचा था कि काश मैं भी कहीं आईएएस बन जाता, बट वो सबका ख्वाब पूरा नहीं हो पाता है। जो हमारे लड़के ने मुझे दिया है, इससे बड़ी खुशी जो है उनके द्वारा पूरा हुआ। यस। और भी परिजन हमारे बीच मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। जी, आनंद जी के विषय में कि आनंद वर्धन बिहार टॉपर रहे हैं, 7वां अंक जो है हासिल किया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो जो पिताजी है आनंद जी के, जुमल साहब, वो उनको धन्यवाद जो इनको इतना अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए और इस लायक बनाए और वो उनका मेहनत और इनका भी सहयोग
ये बहुत नई है, खुशी की बात है। और साथ साथ हमारे राजपूत समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बिहार में ऐसे नौजवान, जिससे कि राजपूत के लड़कों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ने का एक उनको मार्गदर्शक के रूप में इनको लेना चाहिए। ये मैंने राजपूत समाज के लिए बहुत बड़ी बात है ये। इसके लिए बिहार के लिए तो देश के लिए तो है ही। इससे पहले वो IIT किए हैं, IITian हैं ऑलरेडी, तो ये तो है ही। लेकिन खास करके हम लोगों के राजपूत समाज के लिए खुशी की बात है। चलिए, हमारे बीच जो है वो कटिहार भवन निर्माण में कार्यरत हैं प्रतापमल जी। आइए इनसे जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया जी। मैं तो KBC के माध्यम से ही कहना चाहूँगा, रिश्ते में तो आनंद वर्धन जी मेरे चाचा लगेंगे और हमको तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपना आनंद व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके बिहार, ऐसे तो आनंद आज पूरे देश के लिए बहुत ही आगे बढ़े, आगे बहुत कुछ अच्छा करे, नाम करे। आज के समय में जो बिहार में शिक्षा का स्थिति है बहुत ही गिरा हुआ है, और ऐसे में आनंद का इतना अच्छा प्रदर्शन तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे पूरे ख़ानदान की गर्व की बात है। और ख़ास करके आज दिल्ली से ये होने के बाद फर्स्ट इसका दौरा कटिहार में रहा, जबकि आनंद वर्धन के नाना जी पूर्णिया में हैं और वहाँ पर इसके बड़े दादाजी भी हैं। हम लोग इससे आनंद क्या ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग को है। जितना भी कहा जाए हम तो कम हैं। चलिए, कुछ युवा भी हमारे बीच मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं यशवर्धन सिंह। अच्छा, मेरे फुफेरे भैया हैं आनंद वर्धन। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अभी 10th पास किया हूँ, मेरा भी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले। अच्छा, आ गया है? हाँ। क्या हुआ? तो मुझे 94% आया। अच्छा, फिर आगे क्या प्लानिंग है? मेरे आगे की प्लान है कि मैं IIT की कोशिश करूँगा कि IIT निकलो, जैसे भैया ने किया। अच्छा, और फिर कोशिश करूँगा मैं भी UPSC में खुश हैं उनके रिजल्ट से? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे रिजल्ट के 2 ही दिन बाद उनका भी रिजल्ट आया, मुझे पता चला, तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ऋषभ वर्धन और मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट जाऊंगा। कहाँ से? भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। और जब से भैया का रिज़ल्ट पता चला काफ़ी खुशी हुई। हम लोग के लिए वो इंस्पिरेशन टाइप है एक। नेक्स्ट आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान फ़िलहाल तो मेरा भी जिधर भैया गए हैं उधर ही है, UPSC के इसमें, तो देखते हैं। और भैया तो इंस्पिरेशन है ही हमारे लिए। उनसे पूरा ट्रिक मिलेगा आपको? हाँ बिल्कुल मिलेगा। 3 बार असफल हुए, चौथी बार सफलता मिली। कभी ऐसा आपको लगा कि आप भी कभी असफल हुए होंगे और कुछ लगा कि नहीं, जब भी आप कुछ चीज़ करने जाते हो कुछ भी अच्छा, तो मे बी कि आप असफल हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको बैक करना चाहिए अपने आप को। और जो उन्होंने किया 4th अटेम्प्ट में, बहुत लोग हार मान जाते हैं शायद, लेकिन जो उन्होंने किया वो सच में बहुत अच्छा था और वो डिज़र्व करते हैं। ये उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड ही डिज़र्व काफ़ी बिल्कुल। इनसे मिलिए। नमस्कार, KBC न्यूज प्रेजेंट्स इनसे मिलिए में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है सीमांचल या बिहार के गौरव से आपको रूबरू करवाना है। दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे लाल से जिन्होंने वर्ष 2016 में 7वीं स्थान प्राप्त कर आनंद वर्धन ने पूरे भारतवर्ष में बिहार का नाम रोशन कर दिया। दर्शकों, जैसा कहा जाता है कि फेथ एंड जिल आर द विंग्स ऑफ सक्सेस। 3 बार असफल होने के बाद आनंद लगातार चौथी बार सफलता का मुंह देख सके हैं। अपने चौथे प्रयास में इन्होंने 7वां स्थान हासिल किया है और आज हम इसी आनंद वर्धन से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं UPSC टॉपर आनंद वर्धन। नमस्कार आनंद जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम हमारी KBC न्यूज टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आज यहाँ तक इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। सबसे पहले दर्शकों जी, मेरे पिताजी वायुसेना में कार्यरत हैं, तो मेरी शिक्षा विभिन्न जगहों पे हुई है। हालांकि मैं सिवान से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी हरियाणा में शुरू की, सिरसा में।
वहाँ पे तीसरी कक्षा तक पढ़ने के बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद मैंने आगे की स्कूलिंग ग्वालियर से की और ग्वालियर से फिर से 7th और 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ने के बाद फिर हमारा तबादला भुज हो गया जो गुजरात में है और वहाँ से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की और वहाँ पे मेरे 10वीं में अच्छे अंक आए, 94.4% मार्क्स आए और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। मैंने दी एयरफोर्स स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की और उसमें मेरे 89.6% मार्क्स आए और उसके बाद इंजीनियरिंग के बारे में सोचा था तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया और फिर दिल्ली में ही एडमिशन मिला, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने सोचा अपना इंजीनियरिंग करने का। तो 2009 में मेरा इंजीनियरिंग का सफ़र शुरू हुआ और 4 साल लगे और 2013 में मैं पास आउट हुआ। तो यूपीएससी करने का फ़ैसला मैंने अपने फाइनल ईयर में ही लिया था। जब मैं 2012 में फाइनल ईयर में एंटर हुआ तब सब दोस्त डिसाइड कर रहे थे कि कोई एमबीए करेंगे, कोई एमएस करेंगे। तो मैंने अपना डिसीजन लिया बहुत सोच समझ के और मुझे लगा कि प्रशासनिक सेवा मेरे लिए सही रहेगी। तो तब मैंने तैयारी थोड़ी बहुत शुरू की अपने फाइनल ईयर में और 2013 के बाद फिर मैं जॉब भी करता रहा और उसके साथ साथ तैयारी जारी रखी। तो जैसा कि कहा जाता है असफलता यही दर्शाती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। क्या मैं इस बात को जान लूँ या मान लूँ कि पहली बार जो असफलता हाथ लगी, दूसरी बार जो लगी, इसके पीछे क्या वजह थी? ऐसा क्या रीज़न रहा जो आप असफल हो गए, आगे अचीव नहीं कर पाए? जी, आज मैं जब पीछे देख पाता हूँ तो मुझे यही समझ आता है कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज चाहिए और चूँकि मैं 2013 और 14 में जॉब कर रहा था तो मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता था कि मैं अपनी पूरा समय मैं अपनी प्रिपरेशन पे डिवोट कर सकूं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। हालांकि मैंने प्रीलिम्स परीक्षा दोनों बार पास की पर मेंस परीक्षा कुछ नंबरों से रुक गई और उसके बाद मैंने ये फ़ैसला लिया कि तैयारी को और अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा और ब्रेक लिया जाए। तो मैंने जॉब अपनी क्विट की जो कि बहुत टफ डिसीजन था और बट पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा उसके पीछे कि अगर आप अभी करना चाहते हैं तो अभी आपका अर्ली स्टेज है करियर में और अभी आप जॉब क्विट कर सकते हैं। तो फिर मैंने फ़ैसला लिया 1 साल जॉब नहीं करने का और फिर उस प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा जो मेरे लिए मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई थी कि मेरे एफ़र्ट्स रंग ला रहे थे। हर अटैम्प्ट में मैं और अच्छा कर रहा था। हालांकि मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी कि 3rd अटैम्प्ट के बाद मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आया इंटरव्यू पहुँचने के बाद भी। लेकिन अब तक काफ़ी अंदाज़ा हो चुका था एग्ज़ाम का और पता लग गया था कि गलतियां कहाँ हो रही हैं और कहाँ और अच्छा कर सकते हैं। तो बस यही सोच के फिर से एक बार किताबें उठाई 4थे अटैम्प्ट के लिए और सोचा कि बस। तो आनंद जी, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, अब्राहम लिंकन की बात करें या फिर जो बल्ब का आविष्कारक हैं वो भी कई बार असफल हुए थे तब जाके सफलता मिली। मतलब जब बार बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए तो चौथी बार जब आपको सफलता मिली तो उसका स्वाद बड़ा मज़ेदार हुआ होगा। क्या कैसा फील किया आपने जब आपको चौथी बार सफलता मिली? अच्छा ये बताइए कि पहली बार असफलता, दूसरी बार क्या हतोत्साहित भी हुए उससे? कहीं कुछ आप में डिसअपॉइंटेड कुछ लगा आपको कि आगे नहीं करना है या फिर छोड़ देना है? ज़्यादातर जब अचीवमेंट नहीं हो पाता है, स्टूडेंट फेल कर जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, फिर वापस आ जाते हैं, दूसरा राह पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ लगा आपको उस समय? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि पूरे साल का एफर्ट होता है और अगर आप नहीं सक्सीड कर पाएँ तो फिर आप 1 साल पीछे चले जाते हैं टाइम में बेसिकली। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही राह मेरे लिए सही है। तो बस वही सोच के कि शायद जब भी मैं इस सेवा में जाऊंगा, जब भी ये सर्विस मुझे मिलेगी, तब बस उस मोमेंट के बारे में सोच के मैं फिर से थोड़ा 2-3 दिन उदास रहने के बाद फिर से पढ़ाई करने की तरफ जाता था। और बस वही कहूँगा कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और लंबा सफ़र रहा और बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुई लेकिन आई एम हैप्पी दैट आई कुड कीप अप द मोमेंटम। और फ्रेंड सर्किल जैसे असफल होने पर ज़्यादातर होता है कि ऐसा नहीं होता है कि मजाक उड़ाना है, जी तुम्हारे लिए रास्ता नहीं था, तुम क्यों करने लगे, या फिर और कोई पर्सन? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम में स्पेशली आपको लोगों को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा इनिशियली। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स मिले मुझे, जो कॉलेज के साथ के कुछ फ्रेंड्स हैं जो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग हमेशा साथ में तैयारी करते थे और उनसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहता था क्योंकि
वो लोग भी साथ में थे, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि अकेले पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा है। तो उनसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहा, माता पिता से मिलता रहा। तो बस इग्नोर कर पाए लोगों को जब तक यही सोच के कि शायद दिन आएगा कभी हमारा। ये तो 12th के बाद आपने डिसीजन लिया होगा, जी। थोड़ा सा बचपन की ओर जाना चाहेंगे वापस, थोड़ा उस टाइम में, उस टाइम के फ्रेंड, उस टाइम स्कूल टीचर्स अलग, बिल्कुल अलग आज के दौर में, या क्या डिफरेंस लगा उस समय, थोड़ा सा वो पल कैसा रहा आपका, वो थोड़ा सा शेयर करें। जी, मेरी काफ़ी शिक्षा या तो केंद्रीय विद्यालय या एफओ स्कूलों में हुई है, चूँकि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहता था। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षा का स्तर है इन सब विभिन्न जगहों पे, जिनका नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना या कोई सोचना भी नहीं चाहेगा कि मैं 10वीं यहाँ से पास करूँ, बट मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा इस मामले में। मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। ग्वालियर में मैं रहा, भुज में मैं रहा, और मैंने स्टडीज़ पे अपना पूरा ध्यान लगाया और हमेशा उसने मुझे रिजल्ट्स दिए। और जहाँ भी मैं रहा मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छा करूँ। तो सब इतने लकी नहीं होते हैं कि अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएं, मतलब सब इतने लकी नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स अच्छे मिलते हैं, गाइड जो है सही तरीके करते हैं, या फिर स्कूल या टीचर्स या फिर फ्रेंड सर्किल, तो मतलब इस मामले में आप लकी रहे हैं, हर चीज़ आपको मिलता रहा है, आगे बढ़ते रहे आप। अच्छा, कुछ ऐसे पल जो आप आज तक भूल नहीं पाए हैं बचपन में कुछ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब फर्स्ट क्लास में था, तो जैसा आपने कहा, हाँ बहुत चीज़ें, फर्स्ट क्लास जब स्टैंड बना तो याद है जी, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़े मोमेंट्स होते हैं। तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मैं लकी रहा हूँ, बट हमेशा आसान नहीं रहा है। तो फर्स्ट क्लास के बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अवंतीपुर हो गया था। तो अवंतीपुर एक नॉन फैमिली स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ 2 साल का उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो 2 साल के लिए उस वक्त पे जब मैं फर्स्ट क्लास में था, जब शायद मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो पिताजी साथ नहीं रह पाए थे। तो 3rd क्लास के बाद फिर उन्होंने वापस मुझे ज्वाइन किया और फिर हम पढ़ाई पे साथ में ध्यान दे पाए। तो वो वक्त ऐसा था, आई थिंक, जब अ लॉट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग टुक प्लेस, जब मुझे शायद अपने आप पे भरोसा करना या अपने आप से चीज़ें करना थोड़ा मैंने सीखा। और मेरे पिताजी जितना कुछ भी सपोर्ट कर सकते थे, वहाँ से मुझे चिट्ठियाँ लिखा करते थे, जो अब एक लॉस्ट आर्ट है, अब शायद हम चिट्ठी पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ से मुझे चिट्ठियाँ लिखा करते थे, मैं रिप्लाई करता था। एज अ किड मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती थी कि पूरे चिट्ठी को पढ़ना और फिर उसको रिप्लाई करना। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार, बहुत स्पेशल पल है, इवन दो ही माई फादर हैड टू स्टे अवे। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़, एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, सब कुछ ने मुझे यहाँ पहुँचाया है, हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है। फैमिली में और कौन-कौन? जी, हम लोग एक्चुअली हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो सिवान में है, या गोरखपुर में रहती है। हाँ, जी, जैसे मूल रूप से आप सिवान में, नेटिव प्लेस आपका हुआ। जी बिल्कुल। सिवान एक बहुत ही सुदूर देहात क्षेत्र है, पूनक गाँव, जी, दरोली प्रखंड पड़ता है, पूनक गाँव है। तो क्या कभी मतलब कब क्या अभी टच में है या फिर? जी, जब भी मतलब मैं स्कूलिंग कर रहा था, तो जब भी गर्मी छुट्टियां होती थी तो हमेशा मतलब विदाउट फेल हर साल हम लोग गांव विज़िट करते थे। और मेरी दादी थी, दादाजी थे, अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है, सब लोग अभी भी वहाँ रहते हैं। और बस यहाँ से भी जाके उनसे मिलने का प्रोग्राम है। मतलब अब अचीवमेंट के बाद मिलने का प्लान है या कब से पीछे कब? शायद 2-3 साल तो हो ही गए हैं, क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल था छुट्टी लेना। लगातार टच में है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और तैयारी थोड़ी ऐसी हो जाती है कि कभी कभी थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ हो जाए तब हम बात करें, लेकिन टच में बिल्कुल रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा रहा है। अचीवमेंट के बाद फीडबैक कैसा मिला टेलीफोन, मतलब फ्रेंड सर्किल का, अपने जो है रिलेटिव्स का, जो बीच में नहीं भी कट ऑफ हो गए थे या फिर नहीं संपर्क हो पा रहा था, क्या फिर उनके फ़ोन आने स्टार्ट हुए? हाँ, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मतलब हर आदमी समझता है कि इसके क्या मायने हैं और कितना स्पेशल है इसमें पास होना और इतनी अच्छी तरह से रैंक लाना। तो यस, मतलब मेरे को ऐसे बहुत तरह से कॉल्स आए जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और जो रिस्पेक्ट और लव मुझे मिला है मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये जो भी तैयारी है, जो भी मेहनत है, सब कुछ वर्थ इट है। बिल्कुल आप कीजिए इस मेहनत को। और कितना टाइम दे पाते थे इसमें? जी, जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल रहता था, तो 3-4 घंटे रोज़ मैं ट्राई करता था कि घर आने के बाद। कौन सी जॉब में थे? मैं बिज़नेस एनालिस्ट था और एक कंसल्टेंसी में काम कर रहा था। तो मेरा जॉब मोर और लेस डेटा एनालिसिस का हुआ करता था, तो दिल्ली में ही। कुछ समय मैं गुड़गांव में की और कुछ समय नोएडा में भी मैंने जॉब की है, तो बट मोर और लेस दिल्ली के आसपास। क्या था?
यूजुअली मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अगर ऑफिस गया तो 6, साढ़े 6, 7 तक वापस आ पाता था। पढ़ाई कैसे की, मतलब एक्स्ट्रा जॉब के साथ साथ ये पढ़ाई करना कैसे? जी मुश्किल होता है क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आपका माइंड सेट एक अलग हो जाता है जब आप जॉब में होते हैं। लेकिन यही था कि जब मैं जॉब से वापस आता था तो यही रहता था कि बस यही 3-4 घंटे हैं, फिर सुबह उठ के जाना है, तो बेटर यूज़ दीज 3-4 घंटे। तो बस यही सोच के मैं उन 3-4 घंटों को यूज़ करता था। बाकी सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, तो उनमें कोई और बाहर का प्रोग्राम ना बना के घर पे बैठ के पढ़ाई, बस यही। तो अपने सर्किल में भी मतलब सैटरडे संडे को भी आपने पढ़ाई में भी आया? क्योंकि वही समय था मेरे पास जो पूरे दिन मिलते थे मुझे, और जो भी टेस्ट देने होते थे या प्रैक्टिस करनी होती थी, तो वो अलोन टाइम मुझे मिल जाता था, पूरा दिन मिल जाता था। सैटरडे संडे जो लोग हॉलीडे मनाते हैं, जाते हैं, घूमने जाते हैं इधर, तो कहीं आपको नहीं लग रहा था मतलब जाना? देखिए लगता जी फ्रेंड्स आपके सर्किल में चलो देखते हैं कुछ नहीं, कभी कभार बिल्कुल मैं हो जाए, जी कभी कभार मैं बिल्कुल जाता था उनके साथ, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बिकॉज इतना आसान नहीं है इस एग्ज़ाम में बने रहना। और जैसे आपने कहा फेलियर्स के बाद, क्योंकि हर साल नए एस्पिरेंट्स आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंजेस होते हैं, और सीट्स कम हो जाती हैं, मतलब यू डोंट नो व्हाट कैन गो अगेंस्ट यू। इसीलिए बस उसमें बने रहने के लिए आपको कम्पिटिटिव रहना पड़ता है, तो बस यही सोच के स्टूडेंट में प्रतिभा होती है, मतलब पढ़ाई तो साथ साथ चलता ही है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत ऐसे छात्र होते हैं आपको कि कभी कोई ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, या म्यूजिक सुनना, गाने गाना, बाकी सिंगर टाइप का कुछ, मतलब या फिर क्या कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज होगा क्या, कहानी पढ़ना वगैरह कुछ? जी मैं रीडिंग में मैं इंटरेस्ट लेता था हमेशा से। मैं जब 11th क्लास में था उसके बाद से मैं कुछ ना कुछ नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़, मुझे लिखना भी पसंद है, बट वो हॉबी में बहुत ज़्यादा परसू नहीं कर पाया प्रिपरेशन के साथ। लेकिन लॉन टेनिस एक ऐसी हॉबी थी मेरी जो मैं बहुत क्लोजली लॉन टेनिस फॉलो करता हूँ और खेलता भी हूँ जब भी मौका मिले और कोई पार्टनर मिले मुझे, तो वो मुझे बहुत रिलैक्स करने में हेल्प करता था और फिट भी रखता था। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हॉबी जो है आप कैरी करें। कैसे लॉन टेनिस है? लॉन टेनिस अब लेकिन जी बचपन के दौर में गुजरे, तो उस समय कैसे? उस समय तो क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लॉन टेनिस में जब 11th-12th में आया, जैसे मैंने कहा, तो उसके बाद ही शुरू किया था दिल्ली आने के बाद। बट उससे पहले तो हाँ, क्रिकेट जैसे इंडिया का हर एक बच्चा खेलता है, तो हम भी खेलते थे। कौन सा प्लेयर आपको लगा मतलब उस दौर में, आपको जब आप क्रिकेट से जुड़े हुए थे? देखिए सचिन ही हॉट फेवरेट था, और मैं समझता हूँ कि उनके सामने अभी सारे बल्लेबाज छोटे हैं। अभी भी क्रिकेट देखते हैं आप? जी बिल्कुल, क्रिकेट फॉलो करता हूँ। तो सचिन संन्यास ले लिया, अब किस जगह किसे? देखिए करंटली मुझे लगता है विराट कोहली बहुत अच्छा कर रहे हैं और शायद उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो शायद अगले कुछ सालों में हम देखें वो शायद सचिन के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएँ। आपके आइडियल कौन रहे हैं? आइडल मेरे रॉजर फेडरर रहे हैं, बिकॉज मैं टेनिस फॉलो करता हूँ और उनका जो परफेक्शन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, जो उनको ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। और उनके गेम में जो सिंप्लिसिटी है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सिंपल इज़ ब्यूटीफुल और सिंप्लिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट सोफिस्टिकेशन। तो बस वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और पढ़ाई के क्षेत्र में जैसे कुछ ऐसे टीचर रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो स्कूलिंग का दौर हो या फिर कॉलेज के दौर में हो, ऐसे कौन से टीचर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी भी एक अहम भूमिका होती है बिल्कुल मार्गदर्शन में। तो स्कूलिंग के दौर की बात करें तो उसमें कौन से ऐसे टीचर हैं जिनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है आपका? जी मैं कहूँगा मेरे 4th से 7th स्टैंडर्ड के बीच में जो टीचर्स थे मेरे एयरफोर्स स्कूल में, नोटेबली गौरी उषा मैम थी, ज्योति वैद्या मैम थी, विधि गुर्जर मैम मेरी संस्कृत टीचर थी। इनका हमेशा प्रोत्साहन रहता था, हमेशा हाथ रहता था मेरे सर पे कि बहुत मेधावी छात्र हैं और इनके माथे पे तेज चमक रहा है। हमेशा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई जब टीचर्स ने इनकरेज करना शुरू किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में आगे बहुत चैलेंजेस आएंगे और आप इसको कंटिन्यू करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए कि आप स्कूल में तो शायद टॉप कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके लाइफ में क्या करेंगे। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। बाकी मैं जब 11th-12th किया मैंने, और मेरे कॉलेज में भी टीचर्स थे जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए, और मतलब हमेशा प्रोत्साहन मिला। और अगेन मैं यही कहूँगा कि जो मेरे फर्स्ट टीचर हैं वो मेरे फादर ही हैं और मेरी मदर हैं, तो बस इनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। कहा भी जाता है कि परिवार जो है
फर्स्ट पाठशाला है और पेरेंट्स जो है हमारे फर्स्ट टीचर हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट टीचर स्कूल हैं, कॉलेज है, तो उनका सपोर्ट तो निश्चित रूप से रहता ही है। फ्रेंड सर्कल की बात अपने करी कि उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा है। यू आर लकी, आप काफ़ी लकी रहे हैं। ऐसे जिन स्कूलों में आपने पढ़ाई करी वो डिसिप्लिन के मामले में तो फिर माना जाता है, कहीं भी इधर उधर मतलब टाइम को तो मिसयूज बिल्कुल वहाँ होता ही नहीं है, तो वो शुरू से ही मतलब आप बिल्कुल सशक्त रहे हैं उस दौर में। अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? यूपीएससी आप फेस कर चुके हैं, अब क्या करना है, क्या प्लानिंग है? जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सोचने का वक्त ज़्यादा मिला नहीं है मुझे रिज़ल्ट के बाद, लेकिन हाँ यही कहूँगा कि अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब इसमें बेस्ट होना है। मेरे साथ 180 और IAS ऑफिसर्स रिक्रूट हुए हैं मेरे बैच में, तो बस यही प्रयास रहेगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ जो बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि ये कार्यभार बहुत बड़ा होता है, सब लोग की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बस उस चैलेंज को मीट करना है अभी और तैयारी करनी है। उसके लिए ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह का काम होता है, अगर जितने लोगों से मिल पाऊँ तो वही मेरा प्रयास रहेगा। रिजल्ट के बाद आपने शायद जैसे दूरभाष पर आपने बातचीत हुई थी, आपने कहा था PM के यहाँ मिलने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ की किस पर्पस है? जी तो जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के, जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमें टॉप 20 रैंकर्स को वहाँ पर बुलाया था। एक छोटा सा फेलिसिटेशन सेरेमनी था, तो लंच था और साथ में उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया, एक पार्कर पेन दिया जिस पे हमारी रैंक्स लिखी हुई थी, और बहुत स्पेशल था। वहाँ जाके मतलब फीलिंग आई कि हम कहाँ पहुँचे हैं। बहुत सीनियर IAS ऑफिसर्स थे, सब ने थोड़े थोड़े वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर किए हम सबके साथ, और बहुत स्पेशल लगा मुझे वहाँ जाकर। एग्जाम में सफल होना, पास होना और रैंक में मतलब 1 to 10 रैंक में आना, वो भी इंडिया लेवल पर बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ास करके जब कोई खास पर्सन इनवाइट करे जी, तो उसमें कैसा फील किया आपने? जी वही, जब मैं वहाँ गया तब ये फीलिंग सिंक इन होनी शुरू हुई कि क्या हुआ है और हम कहाँ पहुँच गए हैं। बिकॉज इस चीज़ के लिए कोई प्लान नहीं कर सकता, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि टॉप 10 रैंक आ जाएगी। तैयारी रहती है, मेहनत रहती है, और बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बेस्ट रिज़ल्ट हो। लेकिन अनबिलीवेबल था मेरे लिए शुरू में, और बाद में यही लगा कि शायद ये जो मेरी 4 सालों की मेहनत है इसका फल एक साथ ही मुझे मिल गया है। और वहाँ जाके और सीनियर IAS ऑफिसर से इंटरेक्ट करके यही समझ आया कि हम्बल होना कितना ज़रूरी है, और ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार रहना कितना ज़रूरी है, प्रोएक्टिव रहना कितना ज़रूरी है। तो अभी बस मेरा फोकस वही रहेगा कि मैं कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार हो सकूं। पढ़ाई का दौर जब बात थी तो आप बिहार से बाहर रहकर पढ़ाई करी आपने जी। फिलहाल जो वर्तमान जो है शिक्षा व्यवस्था है उससे आप निश्चित रूप से परिचित होंगे जी। अभी कैसा लग रहा है अभी के जो हालात हैं, शिक्षा की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उससे आप कितने खुश हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कुछ कमियां हैं डेफिनेटली। अभी जो रिसेंट में न्यूज़ आई है और बहुत हतोत्साहित करने वाली न्यूज़ हैं, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि बिहार में हमेशा प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं, और स्पेशली इन परीक्षाओं में या प्रशासनिक सेवा में बिहार के छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। और यहाँ एक कल्चर भी है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या स्टेट सर्विसेज के लिए। तो आई थिंक दैट इन द लॉन्ग टर्म आई सी बहुत पॉजिटिव लगता है मुझे बिहार का फ्यूचर एजुकेशन के मामले में। येस, ये जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत जो कमियां हैं ये करेक्ट कर दी जाएंगी आई थिंक इन द नियर फ्यूचर। एंड जो भी हमारे फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे बिहार में सर्व करेंगे, होपफुली आई बीइंग वन ऑफ देम, तो डेफिनेटली इसके डायरेक्शन में काम करेंगे। तो क्या संदेश मतलब जैसे कि क्या लग रहा है कि जो बाहर आपने पढ़ाई करी है उसमें जस्ट कंपेयर किया जाए यहाँ के स्कूलों में या कॉलेजों में, क्या कुछ चेंजिंग आना चाहिए इसमें, ताकि मतलब और भी जो स्टेट हैं जैसे कि आपने जो बाहर पढ़ाई करी है, जैसे सैनिक स्कूल में पढ़ाई करी आपने, तो उनमें क्या लग रहा है कि क्या कंपेयर किया जाए कि कुछ क्या चेंजिंग कर दी जाए ताकि मतलब जो यहाँ की सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आए और जो प्रतिभा है, जिन बच्चों में प्रतिभा है वो फिर आगे बढ़े। जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर्स की होती है। तो बिहार में टीचरों का जो स्तर रहा है उस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ सही करना है तो सबसे पहले हमें उसकी ओर ध्यान देना होगा कि बच्चों को शिक्षा देने वाला कौन है, वो स्वयं उस लायक है कि नहीं। और उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल जो हमारा एनरोलमेंट लेवल है या लिटरेसी लेवल है अभी भी इंडिया लेवल से काफ़ी नीचे है। तो चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन भी बड़ी है तो हमें और लोगों को एनकरेज करना है कि वो स्कूल जाएं और बाद में रिज़ल्ट्स लाएं हमारे लिए। और
मैं वही आशा करता हूँ। टीचर को जो है या तो एमडीएम एंगेज कर दिया गया है पोशाक राशि में या फिर अदर वर्क में, मतलब जो पढ़ाई नॉन टीचिंग वर्क जो है उसमें ज़्यादातर इंगेज कर दिया गया टीचर को। और एक तो जब उनकी जो सिस्टम जैसे कि उनकी जो बहाली की प्रक्रिया थी, नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, वो काफ़ी आप भी सवालों में रही है, बिल्कुल सवालों के घेरे में रही है कि बस सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ जैसी स्थिति, कभी इंटरव्यू नहीं, कुछ एग्जाम नहीं। बिल्कुल। तो उस स्थिति में क्या एक्सपेक्ट करें हम ऐसे टीचर से जिनकी बहाली ही इस ढंग से हुई हो और जिन पर जो है नॉन टीचिंग वर्क जो है उनका बोझ दिया जाए हो, तो क्या लगता है कि वो टाइम दे पाएंगे बच्चों को, या फिर जो जिस स्तर की शिक्षा की हम बात करें, क्या लगता है कि उनसे वो आशा में जो एक्सपेक्टेशन है वो अब फुलफिल हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, करंट व्यवस्था के साथ तो नहीं। और जैसा आपने कहा कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, वेदर रिक्रूटमेंट की बात हो या क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात हो, तो इन सब सप्लाई और डिमांड दोनों साइड्स को हमें एड्रेस करना पड़ेगा और तभी हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। और कटिहार और इधर पूर्णिया से कैसा जुड़ाव रहा है आपका? बहुत स्पेशल रहा है एक्चुअली। मेरे नाना नानी जी पूर्णिया में रहते हैं, मेरे बड़े पापा भी यहाँ पे सेटल्ड हैं जी। तो हमेशा जैसे मैंने गर्मी छुट्टियों में गांव विज़िट करने के बाद हम पूर्णिया भी डेफिनेटली विज़िट करते थे, वाया कटिहार ही जाते थे और बहुत स्पेशल रहा है। मेरा बर्थ प्लेस भी पूर्णिया ही है, तो बस बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ आया हूँ कुछ समय बाद और मुझे लग रहा था कि मैं दिल्ली में लगभग वही 2-3 साल बाद हो गए हैं। 2-3 साल पहले जब आप आया करते थे और अब जो आए हैं जी क्या अंतर लगा? देखिए पूर्णिया में तो कोई अंतर नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगी है। बट हाँ मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है जैसे मैं लास्ट टाइम जब आया था आराम से रिलैक्स कर सकता था, बैठ सकता था। अभी थोड़ा सा बस मुझे जल्दबाजी रहती है। इसके अलावा आई थिंक पूर्णिया इज स्टिल द सेम। नज़रिए की बात की जाए, जैसे कि उस समय जब आप आए लास्ट टाइम आए और आज जब आए पूर्णिया आए अपने रिलेटिव से मिले, तो उनका जो नज़रिया था उनमें कैसे चेंजेस लगे? देखिए जैसा मैंने कहा बहुत लव और रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत नॉट जस्ट योर क्लोज रिलेटिव्स बट उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स भी आपको बधाई देने आते हैं, तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि इतने लोगों से आपको शुभ विशेज़ मिल रही हैं और बस आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आज तक इतने विशेज़ ने आपको यहाँ पहुँचाया है आगे भी हेल्प करते रहें। तो बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। और मैं हर एक इंसान जिनसे मिलता हूँ उनसे मिलने के बाद और हम्बल्ड फील करता हूँ कि बस मुझे ज़मीन से जुड़े रहना है, चाहे ये कितना भी बड़ा हो जाए। जस्ट एक चेंजेस तो लगा होगा कि मतलब जैसे कि कुछ अचीवमेंट पा लेने के बाद लोग नज़रिए में परिवर्तन आ जाता है, जो पहले का नज़रिया होता है उसके बाद का जो नज़रिया होता है, मतलब कहते हैं जब उसमें कुछ चेंजिंग आ जाते हैं, वैसा लगा आपको? जी मतलब ये होता है क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ज़्यादा कुछ कहने का होता नहीं कि क्या कर रहे हैं और लोगों को भी इतना पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपको ऐसी जगह पहुंचाता है जहां आप और लोगों से जुड़ते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट से लोग देखते हैं और बस वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम टॉप 10 रैंक जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है वो मुझे बस वही सबसे बड़ी गिफ्ट है मेरे लिए। फिलहाल हम देश की बात करें, क्या लग रहा है हमारा देश कुछ विकास की ओर जा रहा है? मतलब वर्तमान हालात से कितने वाकिफ़ हैं आप? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि नई सरकार के साथ जो बहुत तरह के फोकस एरियाज़ करंट गवर्नमेंट के हैं और आगे भी रहेंगे होपफुली, वो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, क्योंकि हमारा जो वर्कफोर्स है, हमारी जो ताकत है वो हमारी पॉपुलेशन है। तो उनको और अच्छा करना, उनको और इम्प्रूव करना, इसी डायरेक्शन में ये सारी स्कीम्स जा रही हैं। तो मुझे यही लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया इज़ गोइंग टू बी सुपर पावर और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि मौका अगर मौका दिया जाए, मतलब जैसे कि मौका जिस स्थान पर आप मतलब प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, तो मौका मिले तो अपने गांव के लिए, अपने जैसे कि बहुत इंटीरियर प्लेस पड़ता है वहाँ को क्या चेंजेस करना चाहेंगे आप? देखिए जो ऑन द फेस बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो सड़क हो या बिजली हो, वो भी मैं नहीं समझता कि 100% अभी सही है मेरे गाँव में। उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मेरे सबसे बड़े फोकस एरियाज रहेंगे, नो मैटर मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। तो ऑलरेडी जो है सब फोकस रहा है जी नहीं मैं चूँकि पॉलिटिकल रीजन रहा हूँ, लेकिन शिवान हमेशा सुर्खियों में रहता है जी बिल्कुल। तो मतलब सड़क बिजली यही सब आप इम्प्रूव? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फर्स्ट थिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट दूसरी चीज़ है जो मेरा फोकस रहेगा। और अपने पूर्णिया के लिए
पूर्णिया के लिए अगेन मुझे पूर्णिया बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा कुछ बदलना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन यस यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कनेक्टिविटी और अच्छी हो और स्कूल कॉलेज खुले, बस यही रहेगा। क्या मैसेज देंगे खास करके वैसे युवाओं को जो यूपीएससी में उसकी तैयारी में लगे हुए हैं? जी, कितना उन्हें समय देना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए? जी मैं बस यही कहूँगा कि चूँकि मैं वो नहीं हूँ जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, मेरा सफ़र थोड़ा लंबा रहा है, लेकिन बस अगर आप जो भी कर रहे हैं बहुत मन लगा के कीजिए, बहुत एफर्ट अपना ऑनेस्ट रखिए और अपने समय का वेट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का समय आता है। और बस आप ये इंश्योर कीजिए कि जब लक आपके डोर पे नॉक करे तो बस आपका हार्ड वर्क तैयार हो और हार्ड वर्क करते रहिए, बिलीव करते रहिए और ड्रीम करते रहिए, बिकॉज ड्रीम्स ही हैं जो रियलिटी बनते हैं और लाइफ इज़ मेड अप ऑफ ड्रीम्स। तो बस यही कहूँगा सब लोगों से। कई ऐसे युवा होते हैं कि जब एग्ज़ाम दिए फेल कर गए, हतोत्साहित हो जाते हैं। यहाँ तक ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि सुसाइड कर लिए, फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का ज़्यादा होता है उनसे, और जब वो उनके एक्सपेक्ट को, उनके आशाओं पर जो है वो खरे नहीं उतरते हैं तो कुछ न कुछ गलत या तो स्टेप ले लेते हैं या फिर मिसगाइड हो जाते हैं। तो को क्या इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि यस ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा है और आपको बहुत बड़ी जगह पहुँचा सकता है, लेकिन इसको कभी अपनी ज़िंदगी से बड़ा मत बनाइए और मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ना बनाएं और बिल्कुल मन से तैयारी करें, ईश्वर पे भरोसा रखें और आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो इस एग्ज़ाम में हो, किसी स्टेट सर्विस में हो या किसी और एग्ज़ाम में हो, आप बहुत अच्छा करेंगे। और बिल्कुल इससे बड़ी अपनी मतलब एग्ज़ाम से जो जितना बड़ा एग्ज़ाम है उससे बड़ा इसको ना बनाएं। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कीमती समय दिए और बहुत अच्छा मैसेज दिया अपने युवाओं को। आपकी सफलता के लिए एक बार पुनः केबीसी महापरिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जो भी मुकाम, जो भी आपने सपने संजोए हैं अपने लिए, जो भी कुछ करना है आप बेहतर करें। आप चूँकि भारत के भविष्य हैं और बेहतर कर सकें, आपको पुनः एक बार बधाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे 2016 के यूपीएससी टॉपर आनंद वर्धन। जाहिर सी बात है इनका जो मैसेज अब तक पहुंचा है, जिस हालात से, जिस दौर से गुजरे और आगे बढ़े, सफलता और सफलता दोनों का स्वाद इन्होंने चखा और आज सफल हुए हैं। 7वीं रैंक इन्होंने हासिल की है, बिहार टॉपर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला, युवाओं को मिला कि ऐसे युवा खास करके जो हतोत्साहित हो जाते हैं, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, उनको एक अच्छा मैसेज इनके द्वारा मिला। हम इसी तरह इस कड़ी में, इस कार्यक्रम में आपको ऐसे ही लाल से, बिहार के लाल से, ऐसे ही प्रतिभा के धनी, प्रतिभा के संपन्न व्यक्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।